बनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। और बाय केंटारो, जो देता है सबसे शुद्ध पानी। नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह काली और ये वक्त है आपको खबरों के पीछे की पूरी खबर यानी पूरी पड़ताल दिखाने का। आज खबरों की शुरुआत करेंगे पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल में आज ईडी ने निजी कंपनी आईपैक पर छापेमारी की तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने लाव लश्कर के साथ बीच में कूद गई और ईडी अफसरों से दस्तावेज और डिटेल्स, डिजिटल सबूत छीन लिए। सवाल है कि हवाला के लेन देन में की गई छापेमारी से भला ममता इतना बौखला क्यों गई? क्या आईपैक में ममता के खिलाफ ऐसा कोई सबूत था जो टीएमसी को चुनाव हरा सकता था? देखिए। बंगाल में चुनावी संग्राम से पहले ही माहौल गर्म है, जहां एसआईआर और घुसपैठियों पर जारी आर पार के बीच अब भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी खींचतान शुरू हो चुकी है, जिसे लेकर गुरुवार को राजधानी कोलकाता की सड़कों पर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जिसके केंद्र में कोई और नहीं बल्कि खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। मामला करोड़ों के कोयला तस्करी से जुड़ा था, जिसे लेकर ईडी ने दिल्ली और बंगाल में 10 जगहों पर छापेमारी की, जिसमें पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म आईपैक और उसके सह संस्थापक प्रतीक जैन से जुड़े ठिकाने शामिल थे। लेकिन जैसे ही दलबल के साथ ईडी की टीम सॉल्ट लेक स्थित आईपैक के दफ्तर और लाउडन स्ट्रीट पर प्रतीक जैन के घर रेड के लिए पहुंची तो बवाल मच गया। ईडी एक्शन की खबर लगते ही सूबे की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी छापेमारी के बीच खुद प्रतीक जैन के घर पहुंच गई। एक तरफ ईडी के अधिकारी थे तो दूसरी ओर राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। सीएम ममता को देख ईडी के अधिकारी कुछ समझ पाते उससे पहले ममता के स्टाफ ने सारी फाइलों को अपने कब्जे में ले लिया। इस बीच ईडी की छापेमारी से बौखलाई ममता ने सीधे गृह मंत्री अमित शाह पर हमला बोला। दीदी ने आरोप लगाया कि ईडी के जरिए उनकी पार्टी से जुड़ी हार्ड डिस्क और अहम दस्तावेज जब्त करने की साजिश की गई। Duty of the ED and Amit Shah, the nasty home minister, the naughty home minister who cannot protect the country, and he's taking away all my party documents. इतना ही नहीं, घोटाला केस में ईडी की छापेमारी को लोकतंत्र की हत्या करार देते हुए दीदी ने दावा किया कि आईपैक के मालिक टीएमसी के आईटी चीफ हैं, जिसने छापेमारी के बहाने पार्टी की जानकारियां लेने की साजिश रची गई। अब हमारा आईपैक ऑफिस में आके भी किया है। इट इज नॉट दैट दे आर प्राइवेटली ऑपरेटिंग, दे आर वेरी मच ऑथोराइज्ड बाय द ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। बीजेपी का माफी का हम बेनामी नहीं करते हैं, ये हम हमारा नाम पे काम करता है एग्रीमेंट का मुताबिक। वही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयानों पर ईडी ने भी बयान जारी किया, जिसमें एजेंसी ने सीएम ममता पर जांच में बाधा डालने का गंभीर आरोप लगाया। ईडी ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारियों के आने तक कार्रवाई शांतिपूर्ण और पेशेवर ढंग से चल रही थी। प्रतीक जैन के घर में ममता बनर्जी दाखिल हुई और कई दस्तावेज के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक उपकरण समेत अहम सबूत अपने साथ ले गई। इसके बाद सीएम का काफिला आईपैक के दफ्तर की ओर बढ़ा, जहां सीएम ममता, उनके सहयोगियों और राज्य पुलिस कर्मियों ने जबरन दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य हटा लिए। इन सबसे पीएमएलए के तहत चल रही जांच और एक्शन में बाधा हुई। ईडी ने ममता के आरोपों को भी खारिज करते हुए साफ किया कि उसकी छापेमारी सबूतों के आधार पर की गई, लिहाजा किसी भी तरह का सियासी रंग देना गलत है। इंस्टीट्यूशनल हेड है, वो किसी सरकारी कामकाज का ऊपर से हस्तक्षेप नहीं कर रहे। उसका अर्थ से जितना जो एविडेंस है, जो हार्ड डिस्क है, जो फाइल्स है, उसको छीन ले रहे हैं।
तो उसका मतलब क्या है? वो किसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं? दोज हु आर इन्वॉल्व इन कोल स्कैम एंड हवाला केसेस, वो उनको ही प्रोटेक्ट करने के लिए ये काम किया। वहीं कोलकाता में ईडी की छापेमारी ने कानूनी मोड़ भी ले लिया है, जहां कोलकाता पुलिस ने ईडी अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज की है और ईडी ने कोलकाता हाई कोर्ट का रुख कर लिया, जिसमें केंद्रीय जांच एजेंसी ने फाइलों की वापसी समेत सीएम ममता को जांच में दखल देने से रोकने की मांग की है। প্রথমত রেট নিয়ে কোনো মন্তব্য করব না, ওটা ইডি বলতে পারবে কেন রেট করেছে, আমি আই এম নট অ্যাওয়ার। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় সংস্থা সাংবিধানিক সংস্থার কাজে এর আগেও হস্তক্ষেপ করেছেন। মুখ্যমন্ত্রীর এই ধরনের কাজ সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের সরাসরি কাজে হস্তক্ষেপ এবং তদন্তে বাধা দান। এটা একজন মুখ্যমন্ত্রী তিনি শুধু রাজনৈতিক ভোটার লিস্ট থাকবে কেন? আপনি তো ভোটার লিস্ট আছে বলছেন, বাজেয়াপ্ত হতে আইপ্যাকের কাছে ভোটার লিস্ট থাকবে কেন? আমি তদন্তের ব্যাপারে বলবো না, আমার জানা নেই। कोलकाता में ईडी की छापेमारी को लेकर बंगाल में सियासी तूफान भी देखने को मिल रहा है। चुनावी मौसम में ममता पर पूरी तरह से हावी बीजेपी ने दीदी को एक भ्रष्ट एजेंसी को बचाने का आरोप लगाया। साथ ही ये भी पूछा कि आखिर उस फाइल में ऐसा क्या था जिसे खुद ममता बचाने में लगी है। पीसफुली रेड चल रहा था कि अचानक ममता बनर्जी बंगाल पुलिस के साथ वहां पहुंच गई आईपैक के ऑफिस में, और खुद सबको धक्का देते हुए आईपैक के ऑफिस के प्रांगण के अंदर जहां रेड चल रहा था वहां वो स्वयं घुसी और उसके बाद वहां से फिजिकल डॉक्यूमेंट्स, कागज इत्यादि, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जैसे पेन ड्राइव, लैपटॉप इत्यादि और भी कई तरह के एविडेंसेस को उन्होंने अपने साथ ले लिया। मगर ये फैशन सा बन गया है भाजपा की तरफ से, इलेक्शन जिस स्टेट में नजदीक आता है वहां पहले अपने से पहले वो ईडी को भेजते हैं। और अगर ये केस बनता था इस कंपनी पर तो ये तो 10 साल से काम कर रही है। ये ईडी रेड, इस तरह का इन्वेस्टिगेशन 2 साल पहले भी हो सकता था, 3 साल पहले भी हो सकता था, आज ही क्यों? नंबर 1 सवाल हमारा ये है, सेंट्रल एजेंसी को मिसयूज करके भाजपा उनका पॉलिटिकल एजेंडा फुलफिल करना चाहते हैं। अभी वो समझ गए वो बुरी तरह हारने वाला है। एक निजी कंपनी के दफ्तर में एक सरकारी एजेंसी की छापेमारी में उस राज्य का मुख्यमंत्री कूद जाए, ये भारत के इतिहास की पहली घटना है। लगता है ईडी ने कोई ऐसी कमजोर नस पकड़ ली है जिससे ममता इतना बौखला गई कि संवैधानिक पद की गरिमा तक को भूल गई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पहले बंगाल में एसआईआर को लेकर घमासान मचा तो वहीं अब ईडी के एक्शन को लेकर बंगाल की सियासत गरमाई हुई है। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी की ओर से बंगाल में पैदल मार्च करने का ऐलान भी किया गया है। यानी कुल मिलाकर फिलहाल ये मामला शांत होता दिखाई नहीं दे रहा है। बढ़ते हैं बंगाल से यूपी की ओर और बात करते हैं यूपी की राजनीति की। अखिलेश यादव एसआईआर को लेकर हर रोज नया दावा कर देते हैं। पहले उन्होंने यूपी में एसआईआर प्रक्रिया के तहत बीजेपी के वोट कटने का दावा किया था, लेकिन अब अखिलेश यादव कुछ नया लेकर आए हैं। अब योगी सरकार पर 1 करोड़ वोट बढ़वाने का ही आरोप लगा रहे हैं। अखिलेश ने अपने नए आरोपों के लिए योगी के उस बयान को आधार बनाया है जिसमें योगी आदित्यनाथ ने 4 करोड़ वोट कटने की बात कही थी, और अब अखिलेश यादव इसी बयान को आधार बनाकर बीजेपी पर नए आरोप लगा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट के जरिए। ये जो 4 करोड़ का गैप है, ये मिसिंग है, ये आपका विरोधी नहीं है। आखिरकार मुख्यमंत्री जी को कैसे पता था कि 4 करोड़ वोट कटने जा रहे हैं? पहली बार यूपी में देखने को मिल रहा है एसआईआर से बीजेपी परेशान है। यूपी में जब से एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट जारी हुई है तब से विपक्षी दलों में खलबली मची हुई है। चाहे समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस, विपक्षी दलों को समझ ही नहीं आ रहा कि एसआईआर में कटे करीब 3 करोड़ नामों का मुद्दा किस तरह से उठाएं। अखिलेश यादव पहले तो बीजेपी के वोट कटने की बात कह रहे थे, लेकिन अब योगी सरकार पर 1 करोड़ वोट बढ़वाने का आरोप लगा रही है।
अखिलेश ने अपने नए आरोपों के लिए योगी के उस बयान को आधार बताया है जिसमें योगी ने 4 करोड़ वोट कटने की बात कही थी। मुख्यमंत्री जी खुद सामने आए और उन्होंने कहा कि 4 करोड़ वोट उनका कट गया। ये बात मुख्यमंत्री जी ने कही। आखिरकार मुख्यमंत्री जी को कैसे पता था कि 4 करोड़ वोट कटने जा रहे हैं? अगर हम मुख्यमंत्री जी की बात माने और आज 3 करोड़ कट गए हैं तो 1 करोड़ तो इन्होंने बढ़ाए होंगे। इसका मतलब अब 18 वर्ष से ऊपर का मतदाता सूची में नाम होना चाहिए, तो ये संख्या होनी चाहिए 16 करोड़। और मतदाता सूची में SIR के बाद जो मतदाता सूची में नाम आए हैं वो कितने आए हैं? 12 करोड़। ये संख्या बढ़नी चाहिए 15 करोड़ 44 लाख से 16 करोड़ तक, लेकिन ये संख्या बढ़ी नहीं है, घटी है। 15 करोड़ 44 लाख से घट करके ये हो गई है 12 करोड़ का। ये जो 4 करोड़ का गैप है, ये मिसिंग है, ये आपका विरोधी नहीं है। इसमें से 85 से 90% आपका मतदाता है। अखिलेश यादव ने नकली वोट बनवाने को लेकर पीटीए प्रहरियों को न सिर्फ जागरूक किया बल्कि ऐसे लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करवाने की अपील की जो फर्जी वोट बनवा रहे हैं। यानी अखिलेश यादव अभी भी SIR प्रक्रिया में बीजेपी और चुनाव आयोग की मिली भगत का आरोप लगाकर आम जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है। हालांकि बीजेपी के मंत्री दानिश अंसारी ने SIR को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी के खिलाफ झूठा नैरेटिव फैलाने का आरोप लगाया है। दानिश ने कहा कि अखिलेश यादव बिना किसी तथ्यों के बार-बार झूठ बोल रहे हैं। ये जो ड्राफ्ट आज जारी हुआ है, जब बूथ स्तर पर पहुंचेगी तो मेरी सबसे अपील है, आम जनता से अपील है कि अपना वोट देखें, अपना वोट बनवाएं और भारतीय जनता पार्टी के झूठे नैरेटिव में न फंसें। भारतीय जनता पार्टी अभी तक तो SIR के माध्यम से सबको परेशान करते थे, पूरे देश की जनता को परेशान किया। बिहार में तो लोगों को सड़कों पे आना पड़ा, आंदोलन करना पड़ा कि SIR न हो। पहली बार यूपी में देखने को मिल रहा है SIR से बीजेपी परेशान है। संविधान की दुहाई देने वाली समाजवादी पार्टी आखिर ये क्यों नहीं चाहती कि निष्पक्ष चुनाव हो, पारदर्शी चुनाव हो? अच्छा, आप ये बताइए, डुप्लीकेट वोटर्स जो हैं वोटर लिस्ट में, उनके नाम को अगर सही किया जाए, या ऐसे वोटर्स जिनकी डेथ हो गई है उनके नाम को करेक्ट किया जाए, या ऐसे वोटर जो कहीं शिफ्ट हो गए उनके नाम को करेक्ट किया जाए, ताकि एक फेयर मतदाता सूची बन पाए। मतदाता सूची जब फेयर होगी तभी फेयर इलेक्शन होंगे, सही इलेक्शन होंगे। तो ये पूरी प्रक्रिया में बार बार समाजवादी पार्टी क्यों ऐसे बयान देके जनता को गुमराह करने की नाकाम कोशिश कर रही है? यूपी में SIR को लेकर सरकार और विपक्ष दोनों तरफ से अपना अपना नैरेटिव फैलाया जा रहा है, क्योंकि SIR प्रक्रिया के दौरान यूपी में करीब 2 करोड़ 89 लाख वोटर्स के नाम काटे गए। ईडी का दावा है कि करीब 2 करोड़ 17 लाख वोटर यूपी के बाहर शिफ्ट हो गए हैं, जबकि 46 लाख 23 हजार वोटर मृत पाए गए हैं। SIR के दौरान 25 लाख 47 हजार डुप्लीकेट वोटरों का भी खुलासा हुआ है। यूपी में पहले कुल 15 करोड़ 44 लाख वोटर थे, लेकिन अब 12 करोड़ 15 लाख वोटर बचे हैं। यानी यूपी का हर 5वां शख्स वोटर लिस्ट से बाहर हो गया है। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने भी बीजेपी पर विपक्ष का वोट काटने का आरोप लगाया है, तो वहीं अपर्णा यादव ने SIR की प्रक्रिया को सही बताया है। जाहिर है भारतीय जनता पार्टी के साथ प्रशासन भी है, RSS भी है, इलेक्शन कमीशन भी है, वो अपने वोट भी बनवाएंगे, वो ज़रूरत पड़ी तो बाहर से लोगों को लेके आएंगे और वोट बनवाएंगे, उनको कोई नहीं रोक सकता है। ये जिम्मेदारी तो हमारी विपक्ष की है कि हम इसे किस तरीके से रोक सकते हैं और अपने वोट किस तरह बनवा सकते हैं। अगर डिलीट होंगे तो बीजेपी के वोट डिलीट नहीं होंगे, डिलीट होंगे तो हमारे वोट डिलीट होंगे। ये SIR जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है पहलू है और इस पे सबको सहयोग करना चाहिए। किसी भी प्रकार का जिस तरीके से लोग जो है विपक्षी खासतौर से गलत तरीके से इसके ऊपर बयानबाजी कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, इस तरीके की प्लीज़ घटनाएं ना करें, क्योंकि देश के लिए SIR यूपी में SIR को लेकर जहां संग्राम छिड़ा है, तो वहीं दिल्ली में SIR से पहले घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन तेज हो गया है। दिल्ली पुलिस ने अब तक 20 घुसपैठियों को पकड़ा है। ये सभी बांग्लादेश के नागरिक बताए जा रहे हैं जो भारत में गैर कानूनी तरीके से रह रहे थे। इन बांग्लादेशियों के पास से कुछ भारतीय पहचान पत्र भी मिले हैं।
लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग एसआईआर का विरोध कर रहे हैं। एसआईआर को लेकर सिर्फ नेताओं में ही आरोप प्रत्यारोप नहीं चल रहे, बल्कि मौलानाओं में भी एसआईआर को लेकर दो फाड़ है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि मुसलमानों के नाम काटे गए, जबकि हकीकत ये है पेशा व मजदूरी करता था मुसलमान, वहां से आकर के अपने घर पे उसने जिम्मेदारी से फार्म भरा। मुसलमान तो इस मामले में सबसे आगे रहा और पीछे रहने वाले कौन है? हिंदू इस मामले में सबसे पीछे रहे। इसलिए अखिलेश यादव झूठ बोल रहे हैं। देश के 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। एसआईआर के दौरान वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण किया जा रहा है, जिससे विपक्ष का सियासी समीकरण फिट नहीं बैठ रहा। ऐसे में विपक्ष एसआईआर को लेकर ही भ्रम फैला रहा है। चुनाव आयोग और बीजेपी पर विपक्ष का वोट कटवाने का आरोप है। ऐसे में अब देखना यह है कि एसआईआर का कितना असर यूपी के चुनाव पर पड़ेगा। देखना यह भी है कि विपक्षी दल एसआईआर का रोना कब तक रोएंगे और अपनी चुनावी रणनीति को कब तक मजबूत बनाने पर ध्यान दें। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अखिलेश यादव ने पहले ये दावा किया कि एसआईआर के जरिए समाजवादी पार्टी के वोटरों के वोट काटने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जब एसआईआर की प्रक्रिया पूरी होने लगी तो उनके सुर बदल गए। फिर अखिलेश यादव ने कहा कि दरअसल बीजेपी को वोटों का नुकसान हो गया एसआईआर में, और अब अखिलेश यादव कुछ और कह रही हैं और अब वो बीजेपी के वोट बढ़ने का दावा कर रही हैं। यानी कि हर बार अलग अलग बयान। अब बात करते हैं यूपी के बाद दिल्ली की। दिल्ली में अब अतिक्रमण करने वालों की खैर नहीं है। एक तरफ जहां पे दिल्ली में तुर्कमान गेट के पास हुए बवाल के बाद दिल्ली पुलिस का एक्शन तेज हो गया है, लगातार उपद्रवियों की धरपकड़ तेज कर दी गई है, तो वहीं दिल्ली में 2 और मस्जिद ऐसे हैं जिनके आसपास अतिक्रमण करने वालों पर कानूनी शिकंजा कसने की तैयारी हो रही है, क्योंकि कोर्ट की ओर से सर्वे का आदेश दे दिया गया है और सर्वे के बाद यहां पर सफाई अभियान चलाया जाएगा, बुलडोजर चलाया जाएगा, ये भी लगभग तय हो गया है। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट के जरिए। देश की राजधानी दिल्ली पर अतिक्रमणकारियों का कब्जा है। कुछ वीआईपी इलाकों को छोड़ दे तो दिल्ली के लगभग सभी जगहों पर अतिक्रमणकारी हावी हैं। सड़कें सक्रिय हो गई हैं, पटरियों पर कच्ची पक्की दुकानें बन गई। हालत ये है कि सड़क पर अगर छोटी सी भी कार फंस जाए तो पूरे इलाके में जाम लग जाएगा। पिछले 78 सालों से दिल्ली का यही हाल है, लेकिन जब भी अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन होता है तो अतिक्रमणकारी बवाल करने लगते हैं। दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में भी यही हुआ। यहाँ फैज़े इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण हटाने को लेकर बवाल काटा गया, लेकिन अतिक्रमण हटाने का काम अभी भी जारी है। तुर्कमान गेट के पास फैज़े इलाही मस्जिद के पास जो अवैध कंस्ट्रक्शन है, जो बचे हुए हिस्से, वहां पर इस वक्त बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। यहाँ पर एक तरफ जांच पड़ताल का दौर चल रहा है, पत्थरबाजी में जो लोग शामिल हैं, दूसरी तरफ जो बचे हुए हिस्से हैं वहां पर यह एक्शन लिया जा रहा है। दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में बवाल को लेकर पुलिस सख्त है। एक एक उपद्रवी की तलाश की जा रही है। अब तक दिल्ली पुलिस ने 11 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर लिया है। अब तक 30 पत्थरबाजों की पहचान भी हो चुकी है। अब तक 450 से ज्यादा वीडियो की जांच की जा चुकी है। दिल्ली पुलिस की अलग अलग टीमें पत्थरबाजों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। हंगामे वाली जगह के आसपास के करीब 100 से भी ज्यादा सीसीटीवी फुटेज कब्जे में लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने भड़काने वाले 10 लोगों की लिस्ट भी बनाई है। इनमें एक महिला समेत कुछ यूट्यूबर हैं, जिन्हें नोटिस जारी किया गया है। दिल्ली पुलिस का साफ कहना है कि एक भी पत्थरबाज को बख्शा नहीं जाएगा। उधर गिरफ्तार किए गए पत्थरबाजों को आज कोर्ट में पेश कर उन्हें रिमांड पर लिया गया। जो 5 लोगों जो गिरफ्तार किया था उनको कोर्ट में पेश की थी, तो कोर्ट ने 1 दिन की जेसी दिया और आज उनका दोबारा मतलब रेगुलर एमएम के पास सामने पेशी थी। तो आज हमारा टीम उनको लेके जा रहे हैं फर्दर कार्रवाई के लिए। इसके अलावा आज हमने 6 लोगों को और गिरफ्तार किया है, जो सीसीटीवी और लोकल इंटेलिजेंस के बेसिस में। अफान, अमान, आदिल, शाहनवाज, हमजा एंड उबैद, ठीक है, इन लोगों को हमने गिरफ्तार किया है और अभी
वी विल पुट लीगली जो कार्रवाई इनके खिलाफ। दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में अतिक्रमण हटाने को लेकर छिड़ा विवाद अभी थमा भी नहीं है कि हाईकोर्ट ने दिल्ली की 2 और मस्जिद के आसपास सर्वे का आदेश दिया है। इन दोनों मस्जिदों में शाही जामा मस्जिद और बावली मस्जिद का नाम शामिल है। हाईकोर्ट के आदेश पर एमसीडी ने जामा मस्जिद के आसपास अतिक्रमण के सर्वे का काम शुरू कर दिया है। एमसीडी ने अवैध निर्माण और अवैध पार्किंग की पड़ताल की। हाईकोर्ट में शिकायत की गई कि जामा मस्जिद के गेट नंबर 3, 5 और 7 के बाहर अवैध पार्किंग चल रही है। इसके अलावा मस्जिद के सार्वजनिक रास्तों पर फेरी वाले और व्यावसायिक दुकानें अवैध रूप से लगी हैं, जिससे लोगों को परेशानी होती है। अगर एमसीडी को इन जगहों पर अतिक्रमण मिला तो यहाँ बुलडोजर एक्शन होना लगभग तय। दिल्ली के तुर्कमान गेट के पास अवैध अतिक्रमण को हटाने को लेकर हुए बवाल के बीच अब शाही जामा मस्जिद के पास अवैध अतिक्रमण जितने हैं उन्हें हटाने को लेकर हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि 2 महीने के अंदर एमसीडी इस एरिया के आसपास, मस्जिद के आसपास जितने भी इलाके हैं उसे सर्वे करके बताए कि कहाँ कहाँ अतिक्रमण हुआ है। मैं इस वक्त खड़ा हूँ जामा मस्जिद की ओर जो जाने वाला इलाका है। आप इधर देख सकते हैं, ये लाल किला है और लाल किला के ठीक सामने जब आप आते हैं जामा मस्जिद की ओर तो आपको ये दिखेगा अतिक्रमण, जो इंक्रोचमेंट है, जिसे लेकर वीडियो फुटेज भी हाईकोर्ट में मुहैया कराया गया है। दिल्ली की जामा मस्जिद के अलावा बावली मस्जिद के आसपास भी अतिक्रमण की शिकायतें की गई हैं। याचिकाकर्ता का दावा है कि दिल्ली की डिफेंस कॉलोनी क्षेत्र में 2 शैक्षणिक संस्थानों के बीच जमीन पर अतिक्रमण किया गया है, जिससे छात्रों को खुले स्थान और खेल का मैदान नहीं मिल पा रहा है। याचिकाकर्ता की शिकायत पर हाईकोर्ट ने यहां भी सर्वे का आदेश दिया है, जिससे अतिक्रमण की गई जमीन से कब्जा हटाया जा सके। एक और मस्जिद के आसपास और अवैध अतिक्रमण को लेकर मस्जिद पर तलवार लटक रही है बुलडोजर एक्शन की, और बुलडोजर एक्शन की तैयारी हो सकती है। जिस मस्जिद के ऊपर ये खतरा मंडरा रहा है बुलडोजर एक्शन का, उस मस्जिद के ठीक हम बाहर खड़े हैं। ये मस्जिद है, ये मस्जिद डिफेंस कॉलोनी स्थित है और ये बताया जा रहा है कि बहुत पुरानी मस्जिद है, लेकिन इसे लेकर भी एक याचिका दायर की गई थी। ये बस्ती बावली मस्जिद इसे कहा जाता है, डिफेंस कॉलोनी की, और उसके आसपास अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर एक याचिका दायर की गई। गैर सरकारी संगठन सेव इंडिया फाउंडेशन ने याचिका दायर की थी। दिल्ली में अतिक्रमण का खेल सड़कों और पटरियों तक सीमित नहीं है, बल्कि जहां भी एमसीडी की जमीन खाली है वहां धीरे धीरे अवैध कब्जेदार बढ़ते जा रहे हैं। चाहे तालाब हो या फिर पार्क, यहां तक कि सार्वजनिक इस्तेमाल किए जाने के लिए छोड़ी गई एमसीडी की जमीनों पर ही अतिक्रमण हो चुका है। ऐसे में देखा जाए तो अब दिल्ली में अगर कुछ बचा है तो वो है सकरी गलियां और घनी कॉलोनियां, जहां न पीने का साफ पानी मिल रहा है और न जीने के लिए साफ हवा। हालांकि अब देखना यह है कि शाही जामा मस्जिद और बावली मस्जिद के आसपास से अतिक्रमण कब तक हटाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कुल मिलाकर दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में जिस तरीके से अवैध तरीके से बस्तियां बसाई गई हैं, दुकानें खोली गई, बाजार लगा दिए गए, अब उनकी सफाई का वक्त है और इसी वजह से अलग अलग मस्जिदों के आसपास के इलाके को लेकर सर्वे का काम जल्द शुरू होगा और बेशक बुलडोजर एक्शन भी लिया जाएगा। बढ़ते अगली खबर की ओर और बात करते हैं बिहार की। बिहार चुनाव में मिली करारी हार के बाद आखिरकार गठबंधन की गांठें खुल ही गई। बिहार में अब कांग्रेस आरजेडी का गठबंधन खत्म हो गया है। इसका ऐलान आज खुद कांग्रेस के नेताओं ने कर दिया। कांग्रेस के नेता अब ये दलील दे रहे हैं कि बिहार में कांग्रेस को आरजेडी के साथ जाने की वजह से नुकसान हो गया और अब कांग्रेस अपने पैरों पर उठकर खड़ी होगी और हर तबके को जोड़ने का प्रयास करेगी। हालांकि गठबंधन की टूट ने बंगाल और यूपी को लेकर भी बड़ा मैसेज दिया है। वो क्या बड़ा संदेश है, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। बिहार चुनाव के दौरान जब कांग्रेस और आरजेडी ने मिलकर महागठबंधन बनाया था, तभी प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कर दिया था कि ये गठबंधन जनता की भलाई के लिए नहीं बल्कि आपसी स्वार्थ के लिए है। यानी ये गठबंधन नहीं ठगबंधन है। पीएम मोदी ने तभी ऐलान कर दिया था कि चुनाव के बाद ये गठबंधन टिकने वाला नहीं है। एक इंडी अलायंस बनाया है। इस इंडी अलायंस को कुछ लोग गठबंधन भी कहते हैं।
जरा सोचिए कि प्रधानमंत्री मोदी कितने दूरदर्शी हैं, जो महागठबंधन के बनते ही उसकी वैलिडिटी की भी भविष्यवाणी कर दी। तब कांग्रेस और आरजेडी ने तो मिलकर अपने गठबंधन को बिहार के हित में बताने का पुरजोर प्रयास किया था, लेकिन मोदी बार बार अलग अलग रैलियों में जाकर महागठबंधन को ठगबंधन कहकर प्रहार करते रहे। यहाँ तक कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी गठबंधन को ठगबंधन बताया था। वो महागठबंधन, महालठबंधन बिहार का विकास कर सकता है क्या? पीएम मोदी और अमित शाह की महागठबंधन को लेकर भविष्यवाणी अब सच हो गई। कांग्रेस नेता शकील अहमद खान का आरजेडी से मोह भंग हो गया है। शकील अहमद खान ने बिहार में कांग्रेस और आरजेडी के अलग होने की घोषणा कर दी है। को शीर्ष नेतृत्व ने दिल्ली में बुलाया था, तो हम 61 सीट पे लड़े थे। लगभग वहाँ 58 कैंडिडेट पहुंचे थे, और जो यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, राज्यसभा के, लोकसभा, सबके साथ एक समीक्षात्मक बैठक हुई। 5 घंटे तक वो चली थी। हर इंडिविजुअल ने अपनी बात कही थी। वहाँ से ये बात छन के आई और नेतृत्व के सामने ये बात कहा कि हमको अल्टीमेटली बिहार में अकेले ही जाना चाहिए, क्योंकि हमको हर वर्ग का वोट, जो कांग्रेस का एक ट्रेडिशनल वोट था, वो मिलता ही नहीं है। और बार बार इसको महसूस किया गया, उसका तजुर्बा हुआ, लोकसभा में यही हुआ, पिछले बार भी हुआ। वैसे तो कांग्रेस और आरजेडी में बिहार चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही खटास पड़ गई थी। दोनों दलों को चुनाव के दौरान इतनी शर्मनाक हार मिली कि दोनों दल एक दूसरे को हार का जिम्मेदार तक ठहरा नहीं सके। जनता ने महागठबंधन के दलों को कहीं का नहीं छोड़ा। सच्चाई तो ये है कि महागठबंधन भी टूट गया था, लेकिन शकील अहमद ने अब जाकर इसकी पुष्टि की है। कैंडिडेट एक मत है कि अब कांग्रेस को आरजेडी का सहारा नहीं लेना चाहिए। कनिष्ठ नेता, वरिष्ठ नेता, जिला के तमाम अध्यक्ष, ये सब लोग इसी राय के थे। यह अलग बात है कि चंद लोग यह बात बोलते नहीं थे। आज ये है कि यह बात जब सामने आई है, तो मैं बोल रहा हूँ, पीसीसी अध्यक्ष बोल रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये बात जब कही जा रही है तो लोग इसका वेलकम कर रहे हैं। तो आखिरकार बिहार में महागठबंधन टूट ही गया। हालांकि देखना यह होगा कि बंगाल और यूपी में क्या हाल होता है। खैर, कुछ छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए रिपब्लिक भारत। इन एसोसिएशन विद गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक से रणनीति के तहत केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।